Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. This is another lecture. कल हमने Kyoto Protocol के बारे में पढ़ा था and today we're going to read. I'm going to teach you about Montreal Protocol and Montreal Protocol क्यों आया, उससे पहले कौन सी convention आई, Montreal Protocol में क्या amendment आया, हम उसके बारे में आज बात करेंगे. So let's get started. Now बिफोर स्टेपिंग ऑन टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सबसे पहले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड एन नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. चाहे आपका JKSSB हो, आपका UPSC हो, आपका KS का एग्जाम हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो नाउ बिफोर स्टेपिंग ऑन टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वी नीड टू गेट बैक टू द बैकग्राउंड कि आने से पहले का बैकग्राउंड क्या था, मतलब व्हाट वाज द नीड कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है उसको लाया जाए. नाउ इट ऑल स्टार्टेड इन 1970s. 1970s में क्या हुआ कि ओजोन लेयर डिप्लीशन started to happen. ओजोन लेयर डिप्लीशन प्राइमरीली आप याद रखें कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर था, सबसे पहले व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज काइंड ऑफ अ ब्लैंकेट और अ प्रोटेक्टेड लेयर जो हमारे अर्थ के आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल UV रेडिएशंस है सन की वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पाती. बस आप इतना याद रखें. फाइन. नाउ ओजोन के ऊपर, ओजोन में हमको एक होल डिटेक्ट हुआ था दैट वाज जस्ट अबव योर अंटार्कटिका. सो अंटार्कटिका के ऊपर हमको ओजोन होल जो है डिटेक्ट हुआ था विच वाज एन अलार्मिंग इशू इसलिए बिकॉज डायरेक्टली व्हेन द UV रेडिएशंस आर गोइंग टू पेनिट्रेट इनसाइड द अर्थ, उसकी वजह से इट इज गोइंग टू कॉज lot of hazardous problems like it can cause cancer, it can cause your skin infections, global warming. ये सब चीज़ें जो है इम्पैक्ट जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का या ओजोन लेयर का जो है हमारे अर्थ पे हो रहा था, जिसके चलते 1970s की ये बात है जब ये सब चीज़ें डिटेक्ट होने लगी, जिसके चलते इट वाज एन अलार्मिंग इशू. सो दिस बिकेम एन अलार्मिंग इशू एंड फाइनली इन 1970s में ये बात हो रही है, जिसके चलते 1985 में फाइनली अ कन्वेंशन टुक प्लेस. ठीक है, कन्वेंशन मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट या एक तरीके का सबने बैठकर एक बात किया जिसको हम बोलते हैं वियना कन्वेंशन. नाउ वियना कन्वेंशन के चलते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज introduced. Now before stepping on to Montreal Protocol, let's understand few terminologies. Number one terminology is what is ozone layer. So ozone layer अगर आपको पूछा जाए, ozone layer means O3. Now there are two types of ozone layers. कितनी टाइप की होती है ओजोन लेयर्स? टू टाइप्स. दैट इज योर गुड ओजोन एंड नंबर टू इज योर बैड ओजोन. फाइन. ओके, अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज ओजोन लेयर कौन सी लेयर ऑफ अर्थ में मौजूद है. सबसे पहले बात आप ये याद रखिए कि देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का पार्ट आपका आइनोस्फेयर, राइट. सो नाउ जब हम इसके बारे में बात करें, आप इतना याद रखें कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में फॉल करता है. इट फॉल्स अंडर योर स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है. सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में है आपका ओजोन लेयर. नाउ वो लेयर जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में है उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन. क्या बोलते हैं जी उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन. गुड ओजोन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट. ये एक ब्लैंकेट का काम करता है या एक प्रोटेक्टेड लेयर का काम करता है. और किससे प्रोटेक्ट करता है? हमको हार्मफुल UV रेडिएशन से बचाने में हमको हेल्प करता है. फाइन. सो ये है आपका ओजोन लेयर एंड जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर मौजूद है उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन. क्यों? क्योंकि ये हमको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है. फाइन. नाउ व्हाट इज बैड ओजोन? बैड ओजोन वो ओजोन आ गई जो आपका ट्रोपोस्फेयर में है. कौन सी वाली आ गई जी? आपका जो आपका ट्रोपोस्फेयर में है. कहने का मतलब ये है कि जब ट्रोपोस्फेयर में ये ओजोन लेयर मौजूद हो, इससे क्या होता है आपका जो आपके हार्मफुल UV रेडिएशंस हैं दे गेट ट्रैप्ड, राइट. सन की रेडिएशंस दे गेट ट्रैप्ड, जिसकी वजह से इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर समझ नहीं आ रहा है तो इतना याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग. क्या याद रखिए? ग्लोबल वार्मिंग. फाइन. सो बैड ओजोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीन हाउस जो है क्रिएट करती है. ग्रीन हाउस का मतलब
कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्रिएट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका बैड ओजोन। जबकि आपका गुड ओजोन जो है वो हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। फाइन। सो 1970s में हमने देखा कैसे आपका जो ये गुड ओजोन है वो डिप्लीट होने शुरू हो गया, जिसके चलते अ होल वाज डिटेक्टेड ओवर योर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। फाइन। नेक्स्ट है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन क्या होता है, खत्म होना। सो ओजोन लेयर मतलब कि ओजोन जो एक थिक सी लेयर है, जो प्रोटेक्टेड सी लेयर है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम होते जा रही है और डिप्लीट होते जा रही है। फाइन। उसको हम बोलते हैं आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, O3। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब वो सब्सटेंसेस जो आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। ओजोन लेयर खराब हो रही है, डिप्लीशन। अब डिप्लीशन किन की वजह से हो रही है, उनको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और ODS। फाइन। सो इसको याद रखिएगा, आगे हम ODS के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर प्राइमरीली द रीजंस और द सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ योर ओजोन लेयर। गॉट इट? फाइन। ओके, नाउ व्हाट डिड आई टेल यू कि 85 में आपका वियना कन्वेंशन कम्स अप, जिसके चलते फाइनली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज टेकन अप। नाउ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1895 में आपका वियना कन्वेंशन, जिसके चलते फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बात करना शुरू किया आपका ओजोन डिप्लीशन के बारे में। नाउ अब उसी साल नहीं, 1987 में, पॉइंट्स टू रिमेंबर, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड। क्या एडॉप्ट कर दिया इन्होंने? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एडॉप्टेड, बट व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? सो टू क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 1 दैट कैन बी आस्क्ड इज कि कब इट वाज एडॉप्टेड और साइंड? सो इट वाज साइंड इन 1987, whereas when did it come into force? It came into force 2 years later, क्योंकि सिग्नेटरीज होते हैं, फिर रैटिफिकेशन करते हैं। सो 1989 में फाइनली ऑल द कंट्रीज यूनिवर्सल रैटिफिकेशन इसका हुआ, जिसके चलते इट केम इनटू फोर्स ऑन 1989। पॉइंट टू रिमेंबर, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। नाउ 16 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जब आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस में आया था, एडॉप्ट हुआ था या साइन हुआ था, उस दिन उसका डे था 16 सितंबर। तो इसीलिए जो आपका 16 सितंबर है उसको हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। अगर मैं पेपर में पूछा जाए कि 16 सितंबर व्हाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओजोन डे, वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडॉप्टेड, वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स, वियना कन्वेंशन केम इनटू फोर्स, या ऐसा कुछ दिया हो तो आप याद रखें इट वाज एडॉप्शन और सिग्नेशन, मतलब साइन हो गए सबके सब, जितने भी सिग्नेटरीज थे उन सब ने साइन कर लिया था आपका 1987 में। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब अडॉप्ट हुआ तो इट वाज 16 सितंबर, तो हम तब से लेके अब तक इसको वर्ल्ड ओजोन डे के जैसे हम मनाते हैं। फाइन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज फर्स्ट ट्रीटी, ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिसको यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला। रैटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? इफ यू रिमेंबर पिछली वीडियोस में आई थिंक जब मैंने आई डोंट रिमेंबर अब, आई थिंक जब मैं आपको वो न्यूक्लियर एजेंसीज के बारे में बता रही थी तब आई टोल्ड यू कि 2 तरीके की होती है, एक आपकी सिग्नेटरीज होती है और एक आपकी रैटिफाइड होती है, राइट? सिग्नेटरी मतलब आप साइन करें, रैटिफिकेशन का मतलब दैट यू आर गोइंग टू अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर ट्रीटी। ठीक है। सो साइन करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट रैटिफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग। फाइन। सो अगर हम बात करें यूनिवर्सल रैटिफिकेशन का, ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जिसको यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला है। फाइन। अब एक चीज याद रखें, नाउ बर्डन किस पे है? ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, वो दोनों प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्लोबल वार्मिंग और द ग्रीन हाउस, राइट? अब अकॉर्डिंग टू, पहले तो आप याद रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके आई टेल यू आगे, ठीक है? सो विल कीप दैट पॉइंट फॉर अहेड। नाउ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर एक और नाम जो हमको बहुत बार, या एक टर्म जो हमको बहुत बार देखने को मिलता है, दैट इज इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इक्वल मतलब everyone, mankind is wholly and solely responsible for the global warming। ऊपर से पेड़ पौधे पंछी तो कुछ कर नहीं रहे, इट इज wholly and solely responsibility of the mankind। now equal मतलब everybody is responsible, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि भाई सिर्फ एक कंट्री का काम नहीं है, एक इंसान का काम नहीं है, सबका काम है, सबको इक्वली जो है पार्टिसिपेट करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइन।
उसी के जैसा है आपका ये इक्वल एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इक्वल आ गया, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंशिएटेड का मतलब आ गया कि इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा बर्डन है वो किसके ऊपर है जी, डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो मैक्सिमम बर्डन है। किसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। क्यों है, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा प्राइमरीली इन्वॉल्व है आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बना रही हैं और उन चीज़ों में फोकस करिए। नंबर 2, ये वो कंट्रीज़ हैं जो आगे जाके पैसा भी देंगी बाकी कंट्रीज़ को, डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा भी देंगी, क्या करने के लिए, क्लाइमेट जो है क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए। फाइन। ओके, जो आपके ODS है, दैट इज योर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उसको हमने डिफरेंट लिस्ट में डाला हुआ, जिसमें आपका Annex 1, B, C, D, E, उनमें हमने उनको डाला हुआ है। फाइन। ओके, अब सब कुछ तो कर दिया, बट विदाउट मनी नथिंग कैन हैपन, जिसके चलते इन्होंने एक मल्टीलैटरल फंड बनाया, क्योंकि पैसा नहीं होगा अगर कोई प्लांट भी लगा रहे हैं, अगर यहाँ ट्रीज लगा रहे हैं, कोई एरिया अंडर कंजर्वेशन डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिक्वायर्स मनी। सो पैसे के बिना तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, जिसके चलते इन्होंने एक मल्टीलैटरल फंड बनाया विच वाज सेटअप, दैट इज इंपॉर्टेंट, 1991। सो कब हुआ है जी, 1989 में आपका इट केम इन टू फोर्स, 1991 में, सो ऑलमोस्ट 2 years, सो इजी टू रिमेंबर। 87 साइन, 2 साल बाद फोर्स, 2 साल बाद आपका फंड। सो मल्टीलेटरल फंड कब सेटअप हुआ है, 1991 में ये सेटअप हुआ है। नाउ क्यों सेटअप हुआ है, ताकि हम हेल्प करें, किनको हेल्प, डेवलप कंट्रीज तो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रही है, सो टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाई, इक्वल बट डिफरेंशिएट, रिमेंबर इक्वल, सो क्योंकि सबका साथ है, सो इट इज टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। क्या सेटअप किया इन्होंने, मल्टीलेटरल फंड इसको सेटअप किया। नाउ इस फंड की इंप्लीमेंटिंग बॉडीज कौन कौन सी है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, UNEP हेडक्वार्टर्स एट नायरोबी कीनिया, इसके साथ आपका UNDP, UNIDO एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो ये सब इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर पूछा जाए इंडिया कब इसका सिग्नेटरी बना या कब इसको साइन किया, सो इट वाज साइंड इन 1992, मतलब 3 साल बाद, राइट, 3 साल बाद, इसके एडॉप्शन के 3 साल बाद। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब से आया उसके बाद से कभी कोई अमेंडमेंट या अमेंडमेंट हो गया। लिटिल चेंज आपके किसी भी प्रोटोकॉल में, किसी भी लॉ में, किसी भी चीज़ में जब हम हल्का सा चेंज लाते हैं उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। फाइन। नाउ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस, अमेंडमेंट्स रादर हैज टेकन प्लेस। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज द 8th अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? 8th अमेंडमेंट। सो क्यों? क्योंकि 8वें अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट के चलते अ न्यू अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस नेम्ड एज किगाली एग्रीमेंट और किगाली अमेंडमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? किगाली अमेंडमेंट और एग्रीमेंट। डन। नाउ किगाली क्यों बोलते? किगाली इसीलिए बोलते क्योंकि वहीं पर ही ये मीटिंग हुई थी। कहाँ पे है किगाली? किगाली इज द योर कैपिटल ऑफ रवांडा। सो रवांडा में इसका ये सब मीटिंग हुई थी और रवांडा के कौन से शहर में? कैपिटल उसकी किगाली। सो इसको हम किगाली एग्रीमेंट या किगाली अमेंडमेंट भी कहते हैं। फाइन। सो नाउ कब हुई थी अमेंडमेंट? अमेंडमेंट हुई थी 2016 में। However, it came into force, फोर्स में आई है ये 2019 में। सो दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर कि चेंज या आपका जो है अमेंडमेंट 2016, बट अडॉप्शन या फोर्स में कब आई? सॉरी, अडॉप्शन फोर्स में कब आई है? 2019 में। नाउ दिस इज टू अंडरस्टैंड कि इसमें हुआ क्या है। इसमें इन्होंने डिक्रीज करने की बात की है। क्या बात की है? नंबर 1 मैन्युफैक्चर को कम करो। नंबर 2 यूजेज। सो डिक्रीज इन बोथ मैन्युफैक्चर ऑल्सो एंड यूजेज। देखो यूजेज का भी बोल सकते थे, पर मैन्युफैक्चरिंग का इसीलिए बोला है क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तब तक ऑब्वियसली उसका यूज होगा तो होगा, सामने नहीं होगा तो छुप कर होगा। सो जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग को बंद नहीं करेंगे तब तक नथिंग इज गोइंग टू हैपन। जस्ट लाइक योर प्लास्टिक बहुत दुकानों पे आजकल बैन है। आप लोग बाहर जाओ तो आपको प्लास्टिक बैग्स भी नहीं मिलते, बट ऐसा तो है नहीं कि यूज नहीं हो रहे। ऑब्वियसली यूज हो रहे। क्यों हो रहे यूज? क्योंकि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमको डिक्रीज करना है बोथ मैन्युफैक्चर एज वेल एज यूजेज ऑफ व्हाट?
HFCs. So what are HFCs? HFC stands for हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. फाइन. और कितना कम करना है हमको? 80 से लेके 85% तक कम करना है. टिल व्हाट टाइम? 2045. सो ये याद रखिएगा 2045 तक हमको इसका यूजेज 80 से 85 होता है 85. सो या 80 to 85% तक हमको इसको कम करना है. फाइन. नाउ अब क्या आपका HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है? नो. Is it an ozone depleting substance? No, it is not. But it is a greenhouse gas. So what is it? It is a greenhouse gas. अब ग्रीन हाउस गैस है जिसके चलते ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो इन्होंने बोला कि माना कि ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट इसकी वजह से जो रेपरकशंस है वो बहुत ज़्यादा है. तो भैया इसको चाहे इट इज़ नॉट ODS बट स्टिल इट हैज़ टू बी एडेड इनटू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. नाउ व्हाई डिड दे एड इट इनटू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? They added it into the Montreal Protocol इसीलिए because Montreal Protocol is binding agreement. So when you remember we talked about universal ratification. Ratification का मतलब all the countries universally सबने इसको ratify किया है. और ratify का मतलब क्या हो गया कि everybody is going to abide by its rules and regulation, जिसके चलते CFCs not being an ozone depleting substance but still they were added into your Montreal Protocol because Montreal Protocol is binding, right? और ये आपका ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है बट किस तरीके का गैस है? इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग ये क्रिएट करता है. CFCs आर यूज्ड एज रिप्लेसमेंट. नाउ CFCs है क्या? अब आप याद रखना ओजोन का ब्रेकेज जो होता है या ओजोन का डिप्लीशन, मतलब O3 ऑब्वियसली रिएक्ट कर रहा है तो ब्रेक कर रहा है. अब याद रखना आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आपके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनमें क्लोरो है ना, क्लोरीन, इट इज हाईली ODS मतलब इट रिएक्ट्स वेरी क्विकली विद ओजोन. रिएक्टिंग विद ओजोन का मतलब ओजोन जब रिएक्ट करेगा, रिएक्ट का मतलब क्या हो गया? ओजोन रिएक्ट कर रहा है मतलब ब्रेक कर रहा है. O2O ऐसे ब्रेक कर रहा है, मतलब ओजोन बहुत जल्दी ब्रेक होती है जब भी क्लोरीन के साथ इट रिएक्ट्स. तो इसीलिए आपके CFCs दे वर हाईली यूज इन योर रेफ्रिजरेंट्स. आपके रेफ्रिजरेटर्स में होते थे, कूलेंट्स की तरह दे वर यूज, तो उन पे स्टॉपेज लगाया गया. आपके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उनके ऊपर रोक लगाया गया. ठीक है. सो क्लोरीन के साथ इसीलिए क्योंकि क्लोरीन इज हाईली हजार्डियस या हाईली बैड फॉर योर ओजोन. फाइन. नाउ CFCs, अब ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बंद कर दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बंद कर दिया. अब बंद करेंगे तो कुछ यूज भी तो करेंगे, जिसके चलते उन्होंने HFCs, ये जो हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है उनको लगाया था क्या करने के लिए? उनका एज अ रेप्लिकेंट. बट डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट डिप्लीशन ऑफ द ओजोन, क्योंकि उनको था कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है ओजोन के ऊपर, ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करती है. बट लेटर ऑन किगाली एग्रीमेंट के चलते इसको क्या कर दिया गया था? इसके मैन्युफैक्चर और यूजेज को स्टॉप किया. क्यों? माना कि ये आपका ओजोन डिप्लीट नहीं कर रहा है बट इट इज़ हाईली हजार्डियस. किस हिसाब से हजार्डियस है? आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हजार्डियस है. फाइन. नाउ इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बताएंगे कि अगर आजकल आपका CFCs यूज नहीं हो रहे हैं, आपके HFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज नहीं हो रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो आज के टाइम पे इन सब का रिप्लेसमेंट की तरह हम क्या चीज़ यूज करें? सो दैट इज योर होमवर्क. सो दिस वॉज अबाउट योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, हमने वियना कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, एंड वी रेड अबाउट द अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके चलते इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज योर 8th अमेंडमेंट जो आपका 16 वाला था, राइट? 16 में हुआ, 2019 में इसको एडॉप्ट कर लिया गया, फोर्स में ले आया गया. ठीक है. दैट इज योर किगाली एग्रीमेंट. वाई किगाली? क्योंकि रवांडा की कैपिटल इज किगाली और वहीं पर ही ये जो एग्रीमेंट है साइन हुआ था, जिसके चलते आपके HFCs जो है उनको लाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर. क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ यूनिवर्सल रैटिफिकेशन. एकमात्र ऐसा ट्रीटी है इन्वायरमेंट का जिसको यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला है एंड इट इज़ बाइंडिंग. ठीक है. सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे.